आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन नहले पर दहला में, जिसमें बात होगी 10 बड़ी खबरों की। विस्तार से आपको बताएंगे और समझाएंगे खबर के पीछे की खबर। चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां आज नीतीश कुमार ने कैबिनेट बैठक बुलाई है। सुबह 11:30 बजे नीतीश ने कैबिनेट बैठक बुलाई है। बैठक के बाद राजभवन नीतीश कुमार जाएंगे। नीतीश कुमार राज्यपाल को अपना इस्तीफा आज सौंपने वाले हैं। इस्तीफे के बाद नई सरकार गठन प्रक्रिया अब शुरू होती हुई नजर आएगी। तो चुनावों में प्रचंड जीत के बाद अब जो है एनडीए सरकार की जो बनाने की कवायद है वो शुरू होते हुए, जहां आज नीतीश कुमार कैबिनेट बैठक उन्होंने बुलाई है। इस बैठक की अध्यक्षता वो करेंगे और सुबह 11:30 बजे नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक रहने वाली है। बैठक के बाद राजभवन नीतीश कुमार जाएंगे और अपना इस्तीफा जो है राज्यपाल को सौंपेंगे और इसके बाद ही अब जो है नई सरकार के गठन की पूरी कवायद जो है वो शुरू हो रही है। ऐसे में नीतीश कुमार एक बार फिर से सीएम पद की शपथ लेते हुए अब आपको नजर आएंगे। हालांकि संशय जो लगातार चुनावों से पहले बना हुआ था कि क्या एनडीए जीतती है तो अगले सीएम नीतीश कुमार ही होंगे, हालांकि इसको लेकर एनडीए का पूरा रुख जो है वो साफ था और अब वो रुख जो है धरातल पर भी नजर आते हुए नीतीश कुमार राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इस्तीफे के बाद नई सरकार गठन प्रक्रिया शुरू होगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुबह 11:30 बजे नीतीश कैबिनेट की बैठक होने वाली है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में 20 नवंबर को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। सीएम नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राज्यों के सीएम इसमें शामिल होंगे और शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी इसे देखा जाएगा, जहां पर तमाम बीजेपी शासित राज्यों के सीएम इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। जिस तरीके से प्रचार में भी सभी सीएम की सहभागिता देखी गई, तो अब जब मेहनत के बाद फल खाने का समय है तो एक बार फिर से तमाम बीजेपी शासित प्रदेशों के सीएम जो है एक मंच पर आपको नजर आएंगे, एक जमीन के टुकड़े पर आपको नजर आएंगे। और इसी के साथ ये बड़ी कवायद अब शुरू होते हुए, जहां पर सीएम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उन्होंने अपने चुनावी प्रचार को अंत दिया तो आखिरी जनसभा में वो यही कहते हैं कि अब जब बिहार आऊंगा तो शपथ ग्रहण समारोह में आऊंगा। तो ऐसे में अब वो बात भी यहाँ पर सच साबित होते हुए कि जब 20 तारीख को, यानी कि अब जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम बीजेपी शासित प्रदेशों के सीएम जो है शामिल होने वाले हैं। बिहार में 20 नवंबर को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये वही ऐतिहासिक गांधी मैदान जहां पर एक बार फिर से एनडीए का प्रतिनिधित्व करते हुए नीतीश एक बार फिर से शपथ लेंगे। और इस बीच अभिषेक आनंद हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए दिल्ली से ज्यादा जानकारी के साथ। तो अभिषेक, किस तरीके से पूरी कवायद जो है अब आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर पहले संशय था, हालांकि अब तो तस्वीर जो है पूर्ण रूप से साफ ही है कि वही सीएम पद की शपथ लेने वाले। कितनी उत्साहित एनडीए इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए निशु, जिस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से पुरजोर कोशिश करने के बाद जो है वो एनडीए पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है, जिसके बाद से आपने देखा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब आखिरी रैली था तो उस वक्त में उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि अब जब मैं आऊंगा तो शपथ ग्रहण समारोह में ही आऊंगा। लेकिन जिस तरीके से कवायद जो है वो साफ तौर पर ये क्लियर हो गया, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ तौर पर कहा था कि आने वाले वक्त में जब एनडीए की सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार ही जो बिहार के सीएम बनेंगे। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने जो काम किया है उसको लेकर के, जिस तरीके जनता ने जो उनको वाहवाही दी है, जिस तरीके से खुशियां दी है, वो साफ तौर पर ये झलक रहा है कि जेडीयू में किस तरीके का लहर है। और हालांकि कुछ ही समय में नीतीश कुमार राज्यपाल से जाकर के मिलेंगे और साथ ही साथ इस्तीफा भी देंगे और कुछ ही वक्त में फिर विधायक दल की कैबिनेट बैठक भी होगी। तमाम चीजों को लेकर के बातचीत किए जाएंगे। और हालांकि गांधी मैदान में जो है वो 20 तारीख को संभावित बताया जा रहा है कि 20 तारीख को गांधी मैदान में तमाम जो बीजेपी शासित राज्य के जो सीएम जो हैं तमाम सभी लोग वहां पर मौजूद रहेंगे और शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। तो ऐसे में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, तमाम जो बड़े लीडर्स जो हैं सभी लोग वहां पहुंचेंगे। और साथ ही साथ पुष्कर सिंह धामी, योगी आदित्यनाथ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है स्टार प्रचारक थे चुनाव प्रचार के वक्त में, आपने देखा है किस तरीके से उनका डिमांड रहा था, क्योंकि उनका जो रुझान था वो साफ तौर पर काफी ज्यादा अच्छा, लोगों को काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। तो ऐसे में बहुत बड़ी जीत है। और लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जंगल राज जो है वो कभी भी नहीं आएगा बिहार में, तो ऐसे में जो उन्होंने जो कहा था वो सच साबित होते हुए नजर आया है।
बिल्कुल। और ऐसे में जरा ये भी समझाइए कि आज जो 11:30 बजे नीतीश ने कैबिनेट की बैठक बुलाई, उसमें क्या कुछ विषय रहने वाले हैं? देखिए निशु, जिस तरीके से जो चुनाव प्रक्रिया के दरमियान जो जिस तरीके से बातचीत की गई थी, जो मैनिफेस्टो जो तैयार किए गए थे, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं गाइडलाइंस दिए जाएंगे। क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से प्रचंड जीत हासिल किया है, लोगों का विश्वास जीता है, तो उस विश्वास पर कायम रखने के तमाम जो विधायक जो वहां पर पहुंचेंगे, सभी को बताया जाएगा कि जो हम लोगों ने जो वादे जो किए हैं उस पर खरा उतरने के लिए, और आने वाले वक्त में तमाम जनता जो है वो जब 2030 में जब चुनाव जब होंगे, तो इसमें भी कहीं ना कहीं प्रचंड जीत हासिल करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। और जो छोटे छोटे जो मुद्दे हैं उसको कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि लगातार आपने देखा कि आरजेडी की तरफ से किस तरीके से बयानबाजी चल रही थी कि बिहार में जो पलायन का समस्या है, बेरोजगारी की जो समस्या है, महिलाओं, क्योंकि इस बार जो है वो महिलाओं ने काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया है, महिलाओं का जो सशक्तिकरण जो था वो साफ तौर पर नजर आया है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जेडीयू जो है वो लगातार पुरजोर कोशिश की हुई है, दमखम लगाई हुई है। और आने वाले वक्त में 2030 में जब विधानसभा जब चुनाव जब होंगे, तो उस वक्त पता चलेगा कि जो पार्टी ने जो मैनिफेस्टो तैयार किए थे उस पर कितना खरा उतरी है, और आने वाले वक्त में आरजेडी किस तरीके से रुख अख्तियार करती है वो तो समय ही बताएगा। बिल्कुल अभिषेक, तो कुल मिलाकर ये कवायद जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, ऐसे में तमाम जो वादे और दावे किए गए उन्हें भी धरातल पर उतारने का बड़ा चैलेंज अब सरकार के सामने रहने वाला है। बड़े बने रहिए हमारे साथ, आगे भी तमाम जानकारियों के लिए आपका रुख करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आरजेडी में यानी लालू परिवार में कलह के बीच तेजस्वी का आज उनकी एक अहम बैठक रहने वाली है। दोपहर 2 बजे नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे तेजस्वी। चुनाव नतीजों और पार्टी से जुड़े मुद्दों पर यहां पर चर्चा रहने वाली है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां परिवार में कलह के बीच तेजस्वी की आज अहम बैठक रहने वाली है। दोपहर 2 बजे नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे, क्योंकि प्रदर्शन जो रहा है वो बेहद निराशाजनक रहा है। चुनाव नतीजों और पार्टी से जुड़े मुद्दों पर यहां पर चर्चा होगी, क्योंकि एक तरफ जो है गृह कलह है वो छिपाए नहीं छुप रहा है, दूसरी तरफ पार्टी चुनाव भी हार गई है। तो ऐसे में समझिए कि आरजेडी के लिए मुश्किलें जो है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में इसी के मद्देनजर आज जो बैठक तेजस्वी की ओर से बुलाई गई है, इसमें क्या कुछ मुद्दे रहेंगे देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। दोपहर 2 बजे नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे तेजस्वी, और इसी के साथ साथ चुनावी नतीजों और पार्टी से जुड़े मुद्दों पर यहां पर चर्चा होगी। क्योंकि आरजेडी में फिलहाल निराशा है, हताशा है, हो भी क्यों ना, क्योंकि जो प्रदर्शन रहा वो बेहद ही निराशाजनक रहा। तैयारी जो है पुरजोर तरीके से हुई थी, लेकिन जो रिजल्ट सामने आया वो कहीं ना कहीं जो है बेहद निराशाजनक पार्टी के लिए रहा। और इस बीच अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, आरजेडी के लिए ये चुनाव जो है वो बेहद ही निराशाजनक रहा, क्योंकि तैयारियां, हर हथकंडे यहां पर अपनाए गए, चुनावी वादों से लेकर नौकरी का वादा, महिलाओं के लिए तमाम वादे किए गए, लेकिन इसके बावजूद अब पार्टी चुनाव हार जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ अब परिवार का जो अंदरूनी कलह है वो भी निकलकर सबके सामने आ गया है। और ऐसे में अब किस तरीके से पार्टी डैमेज कंट्रोल यहाँ पर करती हुई नजर आएगी, और आज जो अहम बैठक रहने वाली इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए निशु, लगातार जिस तरीके से आपने देखा कि सबसे पहले तो तेज प्रताप यादव ने अपने परिवार को छोड़ा, उसके बाद से किस तरीके से उनका बयानबाजी जो वो साफ तौर पर नजर आ रहा था। हालांकि जिस तरीके से परिवार में जिस तरीके से कलह जो सामने नजर आ रही है, आपने देखा कि रोहिणी आचार्य ने भी अपना घर छोड़ दिया, साथ ही साथ पार्टी से हटने का कोशिश किया। तो ऐसे में लगातार जो है वो घर में जिस तरीके से कलेश चल रहा है, तो इसका खामियाजा जो है वो सड़कों पर भी साफ तौर पर नजर आ गया। क्योंकि आपने देखा कि चुनाव प्रचार के दौरान किस तरीके से तेजस्वी यादव ने जो अपने रैलियां जो निकाली, राहुल गांधी ने भी वहां पर पहुंचा, सभी चीजों को लेकर के लोगों से संवाद किया, लोगों को याद दिलाने की कोशिश की। लेकिन कहीं ना कहीं परिवारवाद की वजह से ये कहीं ना कहीं एक खलल पहुंच गया, जिसके वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा। हालांकि आज जब 2:30 बजे के करीब में जब विधायक दल की जब बैठक होगी, तो उसमें तमाम चीजों को लेकर के बातचीत की जाएगी कि आखिरकार कहां पर चूक रहा है, जिसके वजह से हम लोगों को आज आरजेडी को माफी चाहूंगा, आरजेडी को किस तरीके से इनको हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि तमाम विधायक जो हैं इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं निराश काफी ज्यादा हैं, क्योंकि जो उनको जो एक्सपेक्टेशन जो था उसके हिसाब से वो चीज नहीं कर पाए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनके पार्टी में से भी कई विधायक जो है वो निकल भी सकते हैं। क्योंकि सूत्रों के हवाले से यही पता चल रहा है कि हो सकता है सारे लोग नाराज भी चल रहे हैं, क्योंकि पार्टी परिवारवाद के खलल के कारण कई चीजों को लेकर के पार्टी का कहीं ना कहीं छवि खराब हो रही है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानियां भी लोगों को होते नजर आ रही है। तो ऐसे में आज बहुत बड़ी एक बैठक भी है,
बैठक में तेजस्वी यादव किस तरीके से सामने आते हैं और किस तरीके से तमाम जो नवनिर्वाचित विधायक जो हैं उनको किस तरीके से गाइडलाइंस देते हैं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा निशु। बिल्कुल, क्योंकि ये पूरा चुनाव जो है वो आरजेडी के लिए काफी ज्यादा निराशाजनक रहा है, क्योंकि बीच में ऐसा भी हुआ कि राघोपुर से तेजस्वी यादव भी पीछे चलने लगे, तो ये बड़ा सेटबैक पार्टी के लिए है। पार्टी की साख पर भी, लालू परिवार पर भी कई बड़े जो है सवाल इसके जरिए खड़े हुए कि तमाम हथकंडे अपनाने के बाद, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, तमाम वादे और दावे किए गए, लेकिन इसके बावजूद अगर पार्टी इस तरीके से प्रदर्शन करती है तो जरूरत है कि मंथन किया जाए, चिंतन किया जाए। ऐसे में आप भी ग्राउंड जीरो पर रहे और फिलहाल क्या कुछ स्थिति पार्टी में नजर आ रही है, किस तरीके से कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि तमाम कार्यकर्ता जो कि ग्राउंड जीरो पर थे लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो भी निराश हो जाते हैं। तो कार्यकर्ताओं को किस तरीके से जो है उनका उत्साहवर्धन किया जाएगा? देखिए निशु, सबसे पहली बात तो आरजेडी को जो है वो जिस तरीके से उन्होंने जो मुद्दे जो उठाए थे बिहार विधानसभा चुनाव में, तो उस पे जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि जो गरीब फैमिली जो है उनके एक परिवार के जन को सरकार की नौकरी दी जाएगी, लेकिन जिसके बाद जेडीयू ने कई बार पलटवार किया। हालांकि जो पार्टी कार्यकर्ता जो है वो कहीं ना कहीं उत्साहित भी हैं, और क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है, हालांकि डाउनफॉल तो बहुत ज्यादा रहा, लेकिन जो आंकड़े जो हैं वो साफ तौर पर ये बता रहा है कि कहीं पार्टी में काफी ज्यादा खलल साफ तौर पर नजर आ रही है। हालांकि जो विधायक जितने भी हैं सभी लोग का ये कहना है कि हमारे नेता तेजस्वी यादव ही हैं, वो जिस तरीके से काम करने के लिए हमको बोलेंगे उसी तरीके से काम करेंगे, लेकिन जो जनता जो है वो उनको जिस तरीके से चाहिए था वो चीज नहीं मिल पाया। लेकिन अब जो है वो उनको लगातार, तो अब क्योंकि 5 साल उनके पास और भी है, अभी 5 सालों में उनको और भी मजबूती के साथ में सड़कों पर उतरना पड़ेगा, जनता से बातचीत होगी, और उनके जो आरटी जो काम जो कर रही है, जिस तरीके से जो वादे किए हैं उस पर कहीं ना कहीं कोशिश करना होगा उनके नक्शे कदम पे चल करके और अपने सत्ता को लाने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल अभिषेक, और एक बार फिर से विपक्ष में जो है की भूमिका अब आरजेडी को निभानी होगी। ऐसे में कुछ और समय की तैयारी अब उन्हें करनी होगी, क्योंकि इस बार अपेक्षाएं तो बहुत ज्यादा थी, तैयारी भी बड़ी थी। ऐसे में लग ये भी रहा था, एग्जिट पोल्स में भी कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिली कि आरजेडी बेहतर प्रदर्शन इस बार करती हुई नजर आएगी, लेकिन स्थिति जो है बेहद निराशाजनक पार्टी के लिए रही। ऐसे में चिंतन और मंथन अब किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, जुड़े हमारे साथ, तमाम जानकारी आपने साझा की। बढ़ेंगे आगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक आज होने वाली है। हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित ये बैठक होगी और गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में सीएम सैनी और भजनलाल शर्मा शामिल होंगे और ऐसे में इस बैठक में कई सारे अहम मुद्दों को लेकर जो है चर्चा होना संभावित है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक आज होने वाली है। हरियाणा के फरीदाबाद में बैठक आयोजित होगी और गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में सीएम सैनी और भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। तो यानी आप समझिए कि हरियाणा के सीएम सैनी और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा इसमें शामिल होने वाले हैं। तो ऐसे में तमाम जो राज्यव्यापी मुद्दे हैं वो भी इस बैठक में उठाए जा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक रहने वाली। हरियाणा के फरीदाबाद में बैठक आयोजित होगी और उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद की 32वीं ये बैठक हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित होगी। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से इस बैठक की अध्यक्षता की जाएगी और ऐसे में बैठक में सीएम सैनी और भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर तमाम जब राज्यों के सीएम इसमें शामिल हो रहे हैं तो साफ तौर पर राज्य के तमाम जो मुद्दे हैं उन पर भी यहाँ पर बातचीत होना संभावित है। तो कुल मिलाकर आज ये बैठक जो है काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक होगी। हरियाणा के फरीदाबाद में ये बैठक रहने वाली है। बैठक में सीएम सैनी और भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक आज ये होने वाली है। हरियाणा के फरीदाबाद में बैठक आयोजित होगी। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और ऐसे में इस बैठक में तमाम जो राज्य के मुद्दे हैं वो भी उठाए जा सकते हैं, क्योंकि बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी और भजनलाल शर्मा भी शामिल होंगे। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। बड़ी खबर हम आपको बता दें, दिल्ली धमाके को एनआईए ने आत्मघाती हमला बताया है। आतंकी उमर के साथी अमर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। धमाके वाली कार आमिर के नाम पर रजिस्टर थी, ये बताया गया है। और ऐसे में एक के बाद एक बड़े खुलासे दिल्ली धमाके के मामले में हो रहे हैं। और ऐसे में बड़ी खबर यह है कि दिल्ली धमाके को एनआईए ने आत्मघाती हमला करार दिया है। आतंकी उमर के साथी अमर को गिरफ्तार किया गया है और धमाके वाली कार आमिर के नाम पर रजिस्टर्ड थी, ये बात सामने आई है। तो ऐसे में दिल्ली धमाके मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं, जहां पर अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े भी कई तार सामने आए हैं। और ऐसे में डॉक्टर उमर को लेकर भी कई बड़े खुलासे हुए हैं। हालांकि बताया ये भी गया है कि डीएनए टेस्ट में ये क्लैरिफाई हो गया है, इस बात की पुष्टि हो गई है कि जो कार में बैठा शख्स था वो डॉक्टर उमर ही था। क्योंकि डीएनए टेस्ट जब किया गया वहां से मिले अवशेषों का, तो उमर के घर वालों से जब डीएनए टेस्ट कराया गया है तो डीएनए टेस्ट जो है मैच हुआ है। और ऐसे में इसी के बाद ये पुष्टि हुई है। लगातार देखिए जो तमाम सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहे हैं, उसके जरिए भी कई सारे बड़े खुलासे हो रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से, जहां आज भी प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति में बना हुआ है। ज्यादातर इलाकों में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार दर्ज किया गया है। दिल्ली में पिछले 15 दिनों से लगातार हवा जो है वो खराब बनी हुई है। ऐसे में लोगों की समस्याएं भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, खासकर उन लोगों की समस्याएं जिनको सांस से संबंधी बीमारियां हैं, ब्रीदिंग इश्यूज जिनको ज्यादा है, उनको ज्यादा दिक्कतों का सामना इस समय करना पड़ रहा है, क्योंकि हवा जो है बहुत ज्यादा खराब स्थिति में बनी हुई है। और ऐसे में तमाम एहतियातन कदम उठाए तो जा रहे हैं। लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी की जा रही है कि सुबह और शाम अगर वो घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाए बिना घर से बाहर ना निकलें। ये तमाम तरीके की एडवाइजरी जो है लोगों के लिए जारी की जा रही है। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, दिल्ली में स्थिति जो है बहुत ज्यादा खराब बनी हुई है। पिछले 15 दिनों से हवा जो है बहुत ज्यादा खराब श्रेणी में है। ऐसे में इसके सुधार के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? ग्रेप की कौन सी पाबंदियां लागू की जा रही हैं? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, दिल्ली की अगर बात करते हैं तो दिल्ली की हवा लगातार खराब होती जा रही है, खराब श्रेणी के अंदर है। और अगर बात करते हैं ग्रेप की, तो ग्रेप 3 जो है इस समय चल रहा है दिल्ली के अंदर। अगर दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन बिल्कुल बंद है। BS3 डीजल और BS4 पेट्रोल जो गाड़ियां हैं वो भी बिल्कुल पूरी तरह प्रतिबंधित है, क्योंकि जो कमर्शियल व्हीकल है उससे कई बार जो है पोल्यूशन ज्यादा बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं अगर बात देखी जाती है सरकार की, तो सरकार की तरफ से भी उचित कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पानी का छिड़काव रोड पे किया जा रहा है और जो बैरिकेडिंग लगा के जो टीमें तैनात की गई हैं रोड के ऊपर, तो कहीं ना कहीं अगर दिल्ली सरकार की बात करते हैं तो लगातार जो पोल्यूशन को कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मगर अगर बात दिल्ली की स्थिति की करते हैं तो दिल्ली की स्थिति इस समय इतनी खराब है कि कुछ भी कहना मुश्किल है। अगर बात दिल्ली सरकार की करते हैं तो ग्रेप 3 के अंदर जो स्कूल हैं बच्चों के, वो भी ऑनलाइन कर दिए गए थे। कक्षा 5 तक जो है स्कूल ऑनलाइन कर दिए गए थे। मगर स्कूलों की बात करते हैं तो कोई भी स्कूल इस रूल को नहीं मान रहा, क्योंकि जिस तरीके से अगर दिल्ली की बात करते हैं लगातार स्कूल भी बच्चों के ओपन है। तो पोल्यूशन की स्थिति लगातार दिल्ली के अंदर बढ़ती जा रही है। जी और ऐसे में सवाल ये भी उठता है नीरज की तमाम कदम जब उठाए जा रहे हैं स्थिति को काबू में करने के लिए, तो स्थिति काबू में क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि जगह जगह पानी का छिड़काव भी हो रहा है। 1 नवंबर से जो है पुरानी गाड़ियों की आवाजाही भी बैन कर दी गई है कि दिल्ली वो एंटर नहीं कर सकती, लेकिन इसके बावजूद स्थिति आखिर कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही? क्या मुख्य वजह? देखिए, मैं आपको बताऊं, कुछ ना कुछ दिल्ली सरकार का जो रूल है, जो दिल्ली सरकार ने ये ग्रेप 3 लगाया है, तो कहीं ना कहीं अगर दिल्ली के लोगों की बात हैं तो दिल्ली के लोगों को भी सतर्क रहना पड़ेगा। अगर बात दिल्ली की करते हैं, दिल्ली की जनता की करते हैं, तो कोई भी रूल ये दिल्ली की जनता फॉलो नहीं कर रही है। अगर बात कंस्ट्रक्शन की ही कर लेते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन दिल्ली में पूरी तरह बैन है, क्योंकि ग्रेप 3 यहाँ पर चल रहा है और हर जगह हर एरिया में इस समय कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो कहीं ना कहीं नीरज, और एहतियातन कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन देखना बेहद महत्वपूर्ण किस तरीके से जो है स्थिति काबू में आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े। और इस बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। बड़ी खबर आपको बता दें, सोनभद्र खदान धंसने से मृतकों का आंकड़ा जो है वहां पर बढ़ गया है। मृतकों की संख्या 4 पहुंच गई है। कुछ और मजदूरों के दबे होने की आशंका अभी भी बनी हुई है। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खदान धंसने से मृतकों का आंकड़ा जो है बढ़ गया है। मृतकों की संख्या 4 पहुंच गई है। ऐसे में कई और लोग जो है इसके अंदर दबे हो सकते हैं, इसकी आशंका है। सोनभद्र से खबर आपको बता रहे हैं, मृतकों की संख्या यहां पर 4 पहुंच गई है और ऐसे में कई और लोगों के दबे होने की आशंका अभी भी बनी हुई है। कुछ और मजदूर दबे हो सकते हैं, इसकी आशंका है और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। सोनभद्र में खदान धंसने का ये पूरा मामला, जहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पुरजोर तरीके से जारी है। खदान धंसने से मृतकों का आंकड़ा जो है यहां पर बढ़ गया है। फिलहाल 4 ये आंकड़ा पहुंच गया है। ऐसे में कई और मजदूर मलबे में दबे हो सकते हैं, इसकी आशंका अभी भी बनी हुई है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। मौके पर तमाम अधिकारी जो है मौजूद हैं। मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। अंदर दबे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश और जद्दोजहद लगातार फिलहाल जारी है। खदान धंसने से मृतकों का आंकड़ा इस समय बढ़ गया है। यहाँ पर दिखाई जा रहा है कि अभी घटना में जो रेस्क्यू चल रहा था, उस रेस्क्यू में अभी दूसरा शव निकाला जा चुका है। दूसरे शव की भी पहचान हो चुकी है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अब जो सूचना आ रही है नीचे की दुकान से भी सूचना आ रही है, यहाँ पर मौके पर पुलिस कमिश्नर और एसपी भी मौजूद हैं और रात की कड़ाके की ठंड में एसपी और कमिश्नर लगातार राहत बचाव कार्य मौके पर मौजूद है। ये सूचना नीचे से आ रही है। हम लोग घटना स्थल के ऊपर खड़े हैं। यहाँ साइड बताना चाहूँगा अभी भी रात समय हो रहा है, तो यहाँ पर लोग बड़ा अपडेट है। अभी ये जानकारी निकल कर आ रही है कि बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पत्थर की खदान में बड़ा हादसा हो गया, जहां खुदाई के दौरान पहाड़ का एक हिस्सा अचानक ढह गया। घटना में कई मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका है, जबकि एक मजदूर का शव बरामद कर लिया है। कुल मिलाकर ये पूरा आंकड़ा जो है 4 पहुंच गया है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य लगातार जारी। मलबे को हटाकर फंसे लोगों को निकालने की कोशिश जद्दोजहद की जा रही है। प्रशासनिक टीमें मौके पर पहुंचकर हालात पर नजर भी बनाए हुए हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में शनिवार शाम को एक पत्थर की खदान में दर्दनाक हादसा हुआ। खुदाई के दौरान पत्थर का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। इस हादसे में कई मजदूर मलबे में फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। मौके पर पुलिस, सीआईएसएफ, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। कल दोपहर बाद यहाँ सोनभद्र में ओबरा स्थित इस माइन में कुछ पत्थर और मलबा गिरने से मज़दूरों के दबे होने की आशंका है। इसमें तुरंत यहाँ पुलिस और सीआईएसएफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें आ गई थी। कल रात्रि से लगातार जो है उस मलबे को हटाने का काम चल रहा है और बिना रुके चल रहा है। एक व्यक्ति का शव को बरामद किया गया। अभी अन्य लोगों को ढूंढने के प्रयास जारी हैं। अधिकारियों का कहना है कि खदान के अंदर भारी मात्रा में पत्थर और पानी जमा होने के कारण बचाव अभियान बेहद मुश्किल है। चूँकि बड़े पत्थर हैं, उनको इतने ओपन पिट माइन में नीचे तोड़कर निकालने में काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पर्याप्त रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। जो भी उपकरण, जिन भी उपकरणों की आवश्यकता है, उन उपकरणों को साथ लेकर हमारी टीमें जुटी हुई हैं और चूँकि मलबा ज़्यादा है इसलिए उसको निकालने में थोड़ा समय लगता है। थोड़ा पानी भी भरा हुआ है, पर शीघ्र ही इसमें इन टीमों द्वारा सफलता प्राप्त कर ली जाए। एक मजदूर के अनुसार ये घटना तब घटी जब ड्रिलिंग कार्य के दौरान खदान का एक हिस्सा अचानक धंस गया। घटना हुई थी, तुम तो मौके पे थे? खदान घसट गई सर। मेरे भाई क्या काम हो रहा था जब तुम थे? ड्रिलिंग हो रहा था। आप भी थे खदान में? खदान में हम भी थे, गाड़ी पे थे। गाड़ी पे क्या हुआ, कैसे? खदान भसक गई।
लगा, मतलब कि कैसे अचानक से हो गया या अचानक से गिर गया। मीटिंग वगैरह? हाँ, ऊपर से खदान कर दिया। कितने लोग थे आपके वहाँ? हमारे 2 भाई थे, 2 भाई, सगे भाई? अपना टोटल कितने लोग? टोटल उसमें 18 आदमी। टोटल 18 लोग? कितने, कोई निकला इसमें? उसमें झटके से 2-3 आदमी निकले, कुछ चोट वोट लग गया, एक रात में मर गए थे, उनको निकाला गया 12। घटना की खबर सुनते ही फंसे हुए मजदूरों के परिवार तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उधर का तो 2 लोग थे, हमारे यहाँ का 2 मिला थे। एक कृपा शंकर हमारा लड़का था और एक वो राम खिलावन। ना ही सर 2 हफ्ते से काम कर रहा है। सर अब क्या कहना चाहेंगे, अब तो हम लोग वृद्धा हो ही चुके हैं, अब कैसे हम लोग जिएंगे। कल शाम से आए हैं सर, अभी तो नहीं पता चला है सर। हालांकि बचाव दल ने घटनास्थल से एक शव बरामद कर लिया है, लेकिन मलबे में फंसे लोगों की सही संख्या कितनी है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है रामपुर से। एमपी एमएलए कोर्ट आज बड़ा फैसला सुनाने वाला है। अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड का ये पूरा मामला है। 2 पैन कार्ड वाले केस में आज फैसला आएगा। साल 2019 में ये मुकदमा दर्ज हुआ था। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने ये केस दर्ज कराया था सिविल लाइन थाने में। ये पूरा मामला दर्ज हुआ था। आजम खान बेटे अब्दुल्ला आजम इसमें आरोपी हैं और ऐसे में आज इस पूरे मामले में बड़ा फैसला जो है सामने आ सकता है। 2 पैन कार्ड रखने का ये पूरा मामला है। ऐसे में एमपी एमएलए कोर्ट आज बड़ा फैसला सुनाने वाला है। अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड का ये पूरा मामला, 2 पैन कार्ड केस में आज फैसला आना है। साल 2019 का ये पूरा मामला है, तब ये मुकदमा जो है वो दर्ज कराया गया था। और बता दें कि किसकी ओर से पूरा मुकदमा दर्ज कराया गया था, तो बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने केस दर्ज कराया था। और इस बीच लगातार इसको लेकर जो है संशय बना हुआ था कि क्या कुछ इस पूरे मामले में फैसला होगा। अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड का ये पूरा मामला है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर तमाम जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता पुनीत मोहन जुड़ गए हैं। तो पुनीत, आज के दिन क्या कुछ फैसला आ सकता है, क्या कुछ तमाम यहाँ पर जो है साक्ष्य पेश किए जाएंगे। अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड का ये पूरा मामला है और काफी पुराना 2019 का ये केस है। देखिए, रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आज अब्दुल्ला आजम और आजम खान को लेकर के एक फैसला आना है, जिस पर समाजवादी पार्टी के लोगों के अलावा विपक्ष की भी निगाहें हैं। ऐसे में 2019 में जो वर्तमान सदर विधायक है आकाश सक्सेना, उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई थी कि अब्दुल्ला आजम 2 सरकारी दस्तावेज का यूज करते हैं। उनके पास 2 पैन कार्ड है। एक पैन कार्ड पर उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 1993 है, जबकि दूसरे पैन कार्ड पर उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 30 सितंबर 1990 है। पुलिस ने पूरी छानबीन करके अपनी रिपोर्ट लगाई, मामला कोर्ट में गया और आज उसका एक फैसला आना है, जिसे माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं आजम खान की या तो आज मुश्किलें बढ़ेंगी या तो इस मामले से वो बरी होंगे, क्योंकि आजम खान के ऊपर टोटल 104 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसमें 11 मुकदमों की सुनवाई पूरी हो चुकी है। 6 मुकदमों में सजा हुई थी और 5 में वो बरी किए गए थे। अब्दुल्ला आजम के साथ आजम खान भी इस मामले में दोषी हैं। इस मामले की पूरी बहस पहले ही हो चुकी है। फैसला सुरक्षित था और आज माना जा रहा है कि कोर्ट इसमें अपना फैसला सुनाएगी। समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ में भारतीय जनता पार्टी और तमाम राजनीतिक पार्टियों की निगाहें इस फैसले पर लगी हुई हैं। आजम खान अभी हाल ही में बरी हुए हैं। ऐसे में आज फिर फैसले की तिथि है और कहीं ना कहीं ये उनके लिए या तो मुश्किलें बढ़ाने वाला समय है या फिर इससे बरी हो जाएंगे। जी पुनीत, इससे पहले जो तमाम सुनवाइयां हुई हैं उसमें कौन सा पलड़ा ज्यादा भारी रहा है? मामला तो जरूर सुरक्षित रखा गया, लेकिन इसके अलावा जो तमाम बातें कही गई और तमाम जो फैक्टर्स इसमें बताए गए, उसके हिसाब से किसका पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है? देखिए, सदर विधायक आकाश सक्सेना ने जब ये रिपोर्ट कराई थी तो दस्तावेज के साथ, प्रूफ के साथ में इस एफआईआर को कराया था। उनके 2 पैन कार्ड प्रस्तुत किए थे और भारत में सरकारी दस्तावेज एक ही सरकारी दस्तावेज 2 तरीके के रखना कहीं ना कहीं कूटनीति के तहत आता है, यानी कि आपने कूटनीति या रचनात्मक तरीके से दस्तावेज तैयार किए हैं और ये गंभीर मामला होता है। एफआईआर दर्ज होने के साथ ही पुलिस ने इसमें अपनी छानबीन करी। पुलिस ने कोर्ट में प्रस्तुत करी जो अपनी रिपोर्ट, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि इन्होंने 2 दस्तावेजों का ये यूज किया है। पैन कार्ड है
जो भारत में एक नागरिक का एक ही होता है, लेकिन इन्होंने 2 बनाए थे, जिसमें एक में इनकी डेट ऑफ बर्थ 30 सितंबर 1990 है, तो दूसरे में 1 जनवरी 1993 है। आकाश सक्सेना ने यह भी आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग से अपनी जन्म तिथि छिपाने को लेकर के इन्होंने ऐसा किया था, और तमाम जगह इन्होंने इन दस्तावेजों का यूज भी किया है जो बिल्कुल फेक थे, जो इन्होंने खुद डेवलप किए थे, और उसको लगाया है, और उसको लगा करके सरकारी जो कार्य हैं उनमें या अपने चुनाव आयोग में भी यही प्रस्तुत किया है। ऐसे तमाम आरोप अब्दुल्ला आजम पे लगे थे। मामला बहुत लंबा चला, इसकी सुनवाई चली। आजम खान की ओर से जो वकील थे उनका साफ तौर पे कहना था कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया जा रहा है, और ये जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं पूरी तरीके फर्जी हैं। लेकिन जो सरकारी वकील थे उन्होंने साक्ष्य के साथ इस बात को कोर्ट में रखा कि इन फर्जी दस्तावेजों का उपयोग चाहे वो विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए प्रस्तुत करने में हो या अन्य सरकारी कार्यों में हो, इसका किया गया है उपयोग, और ये कहीं ना कहीं एक गंभीर मुद्दा है और एक क्राइम है। अब आज जब इसका फैसला आना है तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों पहले ही आजम खान जेल से रिहा हुए, सीतापुर से उनकी जब रिहाई होती है, वो घर आते हैं, तो उन्होंने इस बात को कहा था कि मैंने अपने बेटे से मुलाकात में कह दिया था कि अगर जिंदा रहे तो मुलाकात होगी, वरना मुलाकात नहीं हो पाएगी। इस तरीके की बातें उन्होंने कही थी। तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि समाजवादी पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी होगी या समाजवादी पार्टी में वो जाएंगे नहीं, लेकिन पिछले दिनों अखिलेश से भी उनकी मुलाकात हुई। अभी राजनीतिक करियर का उनका नया जो शुरुआत है वो नहीं हो पाई है, और आज फिर एक फैसले की तिथि है। टोटल 104 मुकदमे उनके ऊपर दर्ज थे, 6 में उनको सजा हुई, 5 में वो बरी हुए हैं, बाकी के मामले चल रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बार बार कोर्ट में डेट लगना मुसीबत का वक्त है आजम खान के लिए। समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए भी निगाहें इस पर लगी हैं, और विपक्ष भी इस पर अपनी निगाह बनाकर रखे हुए। जी बिल्कुल पुनीत, और आजम खान का आपने जिक्र किया, किक स्टार्ट मिलना एक बार फिर से राजनीतिक करियर में उनके लिए जरूरी है। ऐसे में अगर आज के मामले में ये पूरी जो सुनवाई है अगर उनके पक्ष में नहीं होती है और फैसला जो उनके पक्ष में नहीं आता है, तो ऐसे में किस तरीके से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी राजनीतिक तौर पर? देखिए, अगर आजम खान और अब्दुल्ला आजम के पक्ष में ये फैसला नहीं आएगा तो जाहिर तौर पर सजा मुकर्रर करी जाएगी, जो कहीं ना कहीं आजम खान और अब्दुल्ला आजम के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली होगी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लिए भी मुश्किलें बढ़ने का समय है, क्योंकि समाजवादी पार्टी वक्त ऐसे दौर से गुजर रही है जिसमें पार्टी में एक बड़ा मुस्लिम चेहरा होने का अभाव है। आजम खान की अभी जेल से छूटने के बाद एंट्री हुई थी, पहले अखिलेश से रामपुर मिले, फिर वो घर में आकर उन्होंने मुलाकात करी, रणनीति तैयार की गई, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव भी हैं यूपी में। ऐसे में कहीं ना कहीं उन सारी रणनीति पर इफेक्ट पड़ेगा अगर सजा होती है, और अगर इनके पक्ष में मामला नहीं जाता है तो जाहिर तौर पे राजनीतिक करियर के लिए भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्योंकि सजा तय करेगी कि आगे का भविष्य क्या होगा। जी बिल्कुल पुनीत, और देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि किसके पक्ष में फैसला आता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, तमाम जानकारी आपकी ओर से साझा की गई। बढ़ेंगे आगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की दिल्ली से शुरू सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का समापन हो चुका है। समापन समारोह कार्यक्रम के दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पदयात्रा में चल रहे सभी सनातनियों के साथ मिलकर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भी अंत में नजर आए, और यात्रा के समापन समारोह में धीरेन्द्र शास्त्री, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी समेत अन्य संत और प्रमुख नेता मंच पर मौजूद रहे। तो समापन पर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। एक 28-29 साल के युवा संत ने ठान लिया कि वो बालाजी की, सन्यासी बाबा की, दादा हम लोग तो बीच बीच में आ जाते हैं, तो भविष्य में कालांतर में दूसरे मजहबियों का, देखो हम न मुसलमानों के विरोधी हैं न ईसाइयों के विरोधी हैं। कुछ लोग इस देश में तिरंगा में चांद देखना चाहते हैं, हम चांद पे तिरंगा देखना चाहते हैं। हो सकता हमारी बुराई हो इस बात की, लेकिन हम फिर कहना चाह रहे हैं कि उनके में डॉक्टर पढ़ा लिखा भी आतंकवादी होता है, और इतनी बड़ी पदयात्रा आ गई, भगवान की कृपा से हनुमान जी ने किसी को कुछ नहीं होने दिया। और इस बीच राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एसआईआर फॉर्म यहां पर भरा है। एसडीएम सदर मनोज सिंह को एसआईआर जो है सौंपा गया, और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एसआईआर फॉर्म भरा है। एसडीएम सदर मनोज सिंह को एसआईआर फॉर्म सौंपा गया है।
तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का सिलसिला जो है अब आगे बढ़ते हुए, और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने SIR फॉर्म यहां पर भरा है। SDM सदर मनोज सिंह को SIR फॉर्म सौंपा गया है। और इस बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील के किनारे जबरवान हिमालय की तलहटी में स्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन वसंत ऋतु की दस्तक के साथ अगले साल मार्च में रंग बिरंगे फूलों से भर उठेगा, जहां श्रमिक लगभग 20 लाख ट्यूलिप बल्ब रोप रहे हैं। इसके लिए 70 किस्मों वाले ट्यूलिप हैं, जिनमें अधिकतर हॉलैंड से मंगाए गए हैं। इससे घाटी में पर्यटक को और ज्यादा जो है बेहतर नजारा यहां पर देखने को मिलेगा और पर्यटन बढ़ने की उम्मीद भी इसके जरिए है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील के किनारे जबरवान पर्वतमाला की तलहटी में स्थित ये मैदान अगले साल मार्च में वसंत ऋतु के दस्तक देने के साथ ही अलग अलग रंगों से गुलजार हो जाएंगे। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन में श्रमिक 70 किस्मों के लगभग 20 लाख ट्यूलिप बल्ब रोप रहे हैं। इनमें से ज्यादातर अगले साल के ट्यूलिप महोत्सव के लिए हॉलैंड से मंगवाए गए हैं। पिछले कुछ सालों में ये महोत्सव कश्मीर घाटी के पर्यटन कैलेंडर में सबसे बड़े आकर्षणों में से एक बन गया है। फूल उत्पादकों के मुताबिक ट्यूलिप महोत्सव की तैयारी साल भर चलती रहती है। मार्च अप्रैल में ब्लूम हो जाता है, फिर मार्च अप्रैल के बाद हम मई अप टू अगस्त ये जो बल्ब्स होते हैं वी डग देम आउट और इनको हम प्रॉपर्ली स्टोर करते हैं। अब नवंबर के फर्स्ट वीक में ऑलमोस्ट हम ये जो प्लांटेशन इस वक्त आप देख रहे हैं ट्यूलिप की, तो ये काम जो है शुरू हो जाता है। कंटिन्यूसली ईयर राउंड एक्सरसाइज है, फिर इसमें डिफरेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, इरिगेशन है, वीडिंग है, फर्टिलाइजर्स एंड ऑल दैट। और फिर आप इंशाल्लाह जो नेक्स्ट ईयर आता है नॉर्मली एंडिंग मार्च में ये गार्डन पब्लिक के लिए खोला जाता है। हर साल लाखों पर्यटक अलग अलग रंगों में खिलते हुए विभिन्न किस्मों के ट्यूलिपों को देखने के लिए ट्यूलिप गार्डन पहुंचते हैं। यूनिकनेस यही है, ये एक यूएसपी बन चुका है। और टूरिज़्म जो है, गार्डन टूरिज़्म पर्टिकुलरली एक ऑल टुगेदर चेंज आ गई। जैसे प्रीवियसली यहाँ जो टूरिस्ट अराइवल है वो काफ़ी लेट शुरू हो जाता था। ऑलमोस्ट जो हमारे स्प्रिंग्स थे, स्प्रिंग्स नॉर्मली बहुत ब्यूटीफुल होते हैं कश्मीर के, वन ऑफ द बेस्ट सीजन्स। तो इस गार्डन की वजह से जो है टूरिज़्म प्रीपोन हो गया, टूरिज़्म सीज़न ऑलमोस्ट, टूरिज़्म कैलेंडर भी चेंज हो गया। तो ये अब जो विजिटर्स हैं अब देखेंगे 15 मार्च से ही लोग शुरू आने। और क्वायरीज़ जो हैं ईयर राउंड हमें क्वायरीज़ आती है कि कब खुलेगा गार्डन। तो दैट मीन्स बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट है इसका टूरिज़्म पे, इस गार्डन का। श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है, जो लगभग 30 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये उद्यान 2007 में कश्मीर घाटी में फूलों की खेती और पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से खोला गया था। आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आपको बता दें, अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को समन भेजा गया है। अल फलाह के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को समन भेजा गया है और ऐसे में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 समन भेजे हैं। दिल्ली पुलिस ने अल फलाह पर 2 FIR भी दर्ज की थी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी के तार दिल्ली ब्लास्ट मामले में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में कई बड़े सवाल उस पर खड़े होते हैं और इसी के बाबत पूछताछ करने के लिए समन भेजा गया है। क्योंकि कई तरीके के पहलू जो है निकलकर सामने आए हैं। I-20 कार जिसमें ब्लास्ट होता है चांदनी चौक में, वो लगभग 11 दिन तक अल फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी रहती है। इसके अलावा डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन जो वहां पर कार्यरत थे, वो बिना किसी
फॉर्मल नोटिस के महीनों की छुट्टी पर चले जाया करते थे, वो भी एक साथ, और उनके वापस आने पर कोई उन पर जवाबदेही नहीं होती थी। और ऐसे में इस तरीके से कई तथ्य जो निकलकर सामने आए हैं, बड़े सवाल इसके जरिए खड़े हो रहे हैं। और ऐसे में इसी के मद्देनजर पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा भड़की है। शेख हसीना पर फैसले से पहले बांग्लादेश में हिंसा एक बार फिर से देखने को मिली है। कोर्ट के फैसले से पहले ढाका में बवाल मचता हुआ नजर आया है। आवामी लीग ने बंद का ऐलान यहां पर किया है, यानी एक बार फिर से हिंसा की भेंट चढ़ते हुए बांग्लादेश नजर आ रहा है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।